अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग वे में बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड में। कुछ मटेरियल्स होता है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे मूव करता है, एंड कुछ मटेरियल्स होता है जो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे मूव करता है। बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिवाइड मटेरियल्स इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, जो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड द थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये तीनों मैग्नेटिक मटेरियल्स हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक मटेरियल को रख दिया है, और ये कैसा मटेरियल है? ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तब क्या होगा? ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा ये मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज का मतलब ये है कि ये मटेरियल अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसमें एक नॉर्थ पोल और इसमें एक साउथ पोल आ रहा होगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में इस डायरेक्शन पे ऐसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आता है, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मटेरियल के अंदर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे प्रोड्यूस होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? सपोज मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मटेरियल को रखा हुआ है, और ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है। तो ये मटेरियल भी मैग्नेटाइज होगा, यानी कि वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे ही होगा। यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो सेम डायरेक्शन पे होता है। तो यानी कि ये हो गया साउथ पोल एंड ये हो गया नॉर्थ पोल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सपोज ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर मैं एक मटेरियल को रख रहा हूँ, और ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पर क्या होता है? मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, यानी कि वो खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही होगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पर साउथ और यहाँ पर नॉर्थ होगा। ये मैंने दिखाया है मटेरियल के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। मटेरियल के अंदर ऑफ कोर्स मटेरियल के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे यहाँ पर ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर बाहर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक बार मैग्नेट की तरह। तो ये मटेरियल जो है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो अलग बात है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ मटेरियल के अंदर दिखाया हुआ है। तो अभी सवाल है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सेम वे में मैग्नेटाइज हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल उसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है अपने अंदर। ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे होता है। अभी सवाल ये है कि ऐसा बिहेवियर क्यों शो करता है? ये मटेरियल्स क्यों मैग्नेटाइज होता है? क्यों वो अपने ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है? ये मटेरियल्स तो मैग्नेट नहीं था। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आते ही ये मटेरियल्स मैग्नेट बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसको हम डिटेल्स में बहुत ही एटॉमिक लेवल में जाके समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या क्या मटेरियल्स आता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या क्या आता है, एंड फेरोमैग्नेटिक में क्या क्या आता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँगा डायमैग्नेटिक का। डायमैग्नेटिक में आता है आपका बिस्मथ, कॉपर आता है डायमैग्नेटिक में, फिर डायमैग्नेटिक में आता है आपका लेड आता है, सिलिकॉन आता है,
वाटर आता है डायमैग्नेटिक, सॉल्ट जो भी हाउस होल्ड सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, ये डायमैग्नेटिक है। तो ऐसे मटेरियल जो है और भी पीरियोडिक टेबल में आप उठा के देखेंगे तो बहुत सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैं अगर बात करूं तो पैरामैग्नेटिक में आता है एल्यूमिनियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, ये सब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है। मैं अगर फेरोमैग्नेटिक की बात करूं तो आयरन फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक है, निकल फेरोमैग्नेटिक है। फिर मैं अगर कुछ एलॉयज़ की बात करूं तो उसमें एक है एल्निको बोल के, एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट का जो एलॉय है एल्निको, तो वो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो अलग पीरियोडिक टेबल में आपको फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हर मटेरियल ही कुछ ना कुछ बिहेवियर शो करता है, आइदर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा डायमैग्नेटिक मटेरियल को डिटेल्स में। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 में अगर मैं एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखता हूँ, मान लीजिए ऐसा एक मटेरियल मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये है मेरा सिलिंड्रिकल डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये मटेरियल क्या करेगा, अपने ही अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। देखिए पहले इस मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन था, 1 2 3 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन था। अभी इस मटेरियल को रखने की वजह से वो अपने ही अंदर कुछ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये मटेरियल था जिसके अंदर पहले से 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था जो कि एक्सटर्नल था, और इसने खुद में अपना 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्रिएट किया है। तो अभी अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे बी नेट, वो हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माइनस induced magnetic field. The red fields are induced magnetic field because of magnetization, and the blue fields are the external magnetic field which is present because of some other magnet. Okay, तो net magnetic field आपने देखा जो कि B0 से कम हो गया, where B0 is the external magnetic field. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल डिवाइडेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन 1। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखिए एक चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था कि मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ म्यू ऑफ द मटेरियल इनटू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। और एयर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बाहर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैं लिख सकता हूँ म्यू ऑफ एयर इनटू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड व्हिच इज H। दिस इज लेस देन 1। तो यहाँ से H कट जाता है तो बचता है म्यू m डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इज लेस देन 1। और ये म्यू m बाय म्यू नॉट क्या है, ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज रिलेटिव परमिएबिलिटी व्हिच इज लेस देन 1। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिराइव किया था कि परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है वो होता है 1 प्लस xm, where xm इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर आपने ये नहीं देखा था तो इसको आप देख लीजिए प्रीवियस वीडियो में। तो इस म्यू आर के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस xm इज लेस देन 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि xm इज लेस देन 0, यानी कि xm नेगेटिव होता है फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट को ये लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 कि xm जो है वो नेगेटिव होता है फॉर डायमैग्नेटिक
मटेरियल्स। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ये बात करूंगा डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। हमने ये देखा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैं रखता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये बन जाता है नॉर्थ एंड ये बन जाता है साउथ, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है वो कुछ इस डायरेक्शन पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होता है। ये है इनसाइड द मैग्नेट, एंड अगर मैं आउटसाइड द मैग्नेट कंसिडर करूँ तो वो कुछ ऐसा, ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो अभी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इनसाइड द मैग्नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो चुका है एंड आउटसाइड द मैग्नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ चुका है, क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेट जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे ही बना है, ठीक है। एंड इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मटेरियल जो भी मैग्नेटिक फील्ड बना है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना है। तो ओवरऑल अगर मुझे ये डायग्राम ड्रॉ करना है तो मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ये अगर मटेरियल है, ठीक है, और पहले मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा था, स्ट्रेट था, बिफोर पुटिंग द मटेरियल देयर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, तो अभी क्या हो जाएगा, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगा और बाहर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी का ही जो ओवरऑल डायग्राम है उसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ कि अंदर सिर्फ एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि कम हो गया है, और बाहर जो फील्ड है वो ज़्यादा हो चुका है, तो इसीलिए बाहर में कुछ ऐसे ड्रॉ करूँगा। यानी कि आप अगर इस लाइन को देखते हैं, इस लाइन को अगर आप देख रहे हो तो ये लाइन पहले अंदर से जा रहा था, ठीक है, क्योंकि मटेरियल रख देने के बाद मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि ये लाइन, फिर ये लाइन, ये जो है अंदर से अभी नहीं जा रहा है, और वो फील्ड लाइंस कहाँ से जा रहा है, बाहर से जा रहा है, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया है और बाहर बढ़ गया है, ठीक है। तो पहले अगर बाहर दो लाइन था, सिर्फ दो लाइन था, अभी बाहर में 3 लाइन ड्रॉ करूंगा क्योंकि बाहर बढ़ चुका है, और अंदर पहले अगर 3 लाइन था, अभी मैं अंदर सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि अंदर कम हो गया है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड कुछ इस तरीके का देखने को हमें मिलता है। तो ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में ये बात करूंगा यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 3, हमने ये देखा है कि अगर आपके पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ा सा नॉर्थ पोल है, ठीक है, और कहीं पे साउथ भी है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। नॉर्थ पोल अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर कहीं पे बहुत दूर में साउथ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ड्रॉ किया है। अभी देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वेरी क्लोज टू द नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, एंड फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीकर है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीकर है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे स्ट्रॉन्गर है, कहीं पे वीकर है। तो इसीलिए इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं अगर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखता हूँ, ठीक है, सपोज ये है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो पहली बात तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ जो हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था वो हो जाएगा। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल अपने यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यानी कि क्या है कि ये नॉर्थ पोल एंड इस मटेरियल का नॉर्थ पोल आपस में रिपेल होगा, तो ये मटेरियल इस डायरेक्शन पे मूव करने की कोशिश करेगा। यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल ट्राइज टू मूव इन द डायरेक्शन फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमेशा ही डायमैग्नेटिक मटेरियल
वीकर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे मूव करने की कोशिश करता है। तो थर्ड पॉइंट में ये बोलूँगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल wants to move in the direction of weak magnetic field। यानी कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड, तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाना चाहेगा, बिकॉज इट डजंट लाइक मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट भी इसी से ही थोड़ा सा रिलेटेड है कि कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इस मटेरियल को ऐसे आपने सस्पेंड करके किसी एक पॉइंट से ऐसे सस्पेंड करके यहाँ पर रखा हुआ है। तो कुछ टाइम बाद इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लगाने के कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेगा और वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर हो जाएगा। बिकॉज इस केस में इस मटेरियल का जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मटेरियल है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर आप अभी कुछ टाइम बाद इस मटेरियल को देखोगे तो वो मटेरियल कुछ ऐसा बन जाएगा। और अभी जो इसका एक्सिस है, अभी एक्सिस इसका ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाना चाहता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये है फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में इसी का ही एक पार्ट है जो कि मैं डिस्कस करूंगा कि मान लीजिए आपके पास एक यू ट्यूब है, इस तरीके का यू शेप एक ट्यूब है, और इस ट्यूब में आपने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को डाल के रखा है, एक लिक्विड डायमैग्नेटिक मटेरियल जैसे वाटर है। मान लीजिए वाटर भी हमें पता है डायमैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ पर ऐसे डाल के रखा है। तो हमें पता है, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वाटर का और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये सेम लेवल पे रहेगा, ओके। लेकिन अभी मान लीजिए आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहाँ पर ला रहे हैं, तो वो मैग्नेट को मैं कुछ इस तरीके का मैग्नेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो क्योंकि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में लेके आया हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन पे ऐसे होगा, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाना चाहता है। बिकॉज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डजंट लाइक मैग्नेटिक फील्ड, वो वीकर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे जाना चाहता है। तो कुछ टाइम बाद आपको क्या दिखेगा कि ये जो यहाँ पर डायमैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है इस रीजन पे, तो वो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से दूर, यानी कि वो थोड़ा सा नीचे आ चुका होगा, और यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो ऊपर जा चुका होगा। यानी कि कुछ टाइम बाद अगर आप इस यूट्यूब को देखेंगे तो वो यूट्यूब जो है वो कुछ, उसके अंदर का लिक्विड आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहाँ पर थोड़ा हाई दिखेगा, यहाँ पर थोड़ा आपको लो दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल था वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो चुका है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड से वो दूर चला गया है, वीकर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे चला गया है। तो ये था मेरा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में ये डिस्कस करूँगा कि एक्सप्लेनेशन, एटॉमिक लेवल पे ऐसा क्या हो रहा है जिससे हमें डायमैग्नेटिज्म मिल रहा है, ठीक है। एटॉमिक एक्सप्लेनेशन, फिफ्थ पॉइंट जो है, देखिए हमें ये पता है
कि अगर आपके पास एक मटेरियल है और उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो वो मटेरियल कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो मैग्नेटाइज होता है। यहाँ पर नॉर्थ एंड यहाँ पर साउथ क्रिएट होता है, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन पे, इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कुछ इस तरीके से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। तो अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है मटेरियल, ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्मॉल होता है कंपेयर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर डायमैग्नेटिज्म में आप क्या लिख सकते हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है मटेरियल, वो स्मॉल होता है कंपेयर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यू आर प्रोवाइडिंग। बट ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैंने ये बोला था कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डजंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे वो हमेशा आप पेयर्ड अप देखेंगे। अगर आप उसके डी ऑर्बिटल को देखते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होता है, तो हमेशा आपको ऐसे पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। तो कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसके वजह से क्या होता है, मैं अगर आपको एटॉमिक लेवल पे दिखाऊं, सपोज आपके पास एक एटम है, ये है एटम। तो इस एटम के अराउंड मान लीजिए एक शेल है, और इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैं अलग से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, वो जो है कुछ इस तरीके से घूम रहा है ऐसे क्लॉकवाइज। और ये मटेरियल अभी कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था। मतलब अगर आप इस रीजन को देखते हो, उसके अराउंड का रीजन को देखते हो, तो वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। तो अब देखिए क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहाँ पर करंट प्रेजेंट है, हर लूप में करंट प्रेजेंट है। और कितना करंट है मैंने यहाँ पर निकाला हुआ था कि अगर एक क्यू चार्ज एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो उसका जो इक्विवेलेंट करंट है, उस करंट को मैंने कितना निकाला था, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम ही करंट होता है। और यहाँ पर टाइम जो है वो एक रिवोल्यूशन का टाइम मैंने बोला था 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी, यानी कि क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। यानी कि अगर एक चार्ज रिवॉल्व हो रहा है यहाँ पर ऐसे, तो कुछ इसका इक्विवेलेंट कुछ करंट है जो कि है इतना, ठीक है। और क्योंकि करंट घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो इसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी है। मैग्नेटिक मोमेंट को मैंने डिराइव किया था I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। करंट है क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, और एरिया जो है वो है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर कैंसिल, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बन गया है क्यू वी आर बाई 2, ठीक है। तो इतना मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है जब एक क्यू चार्ज एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है। बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। तो मैं होपफुली आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए, मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिए m जो है वो आता है मेरा क्यू वी आर बाई 2। इस रिजल्ट को मैं बाद में यूज़ करूँगा, ओके। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस डायरेक्शन पे घूम रहा है ऐसे, तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा, यानी कि करंट इस डायरेक्शन पे घूमेगा। तो यानी कि कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है जिसको मैं लिखूंगा, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो है ई वी आर बाई 2, वेयर ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन पे होगा, वो होगा इनसाइड द पेज, ठीक है। और इस मैग्नेटिक मूवमेंट को मैं बोल रहा हूँ कुछ m1, और इसका डायरेक्शन भी हमने निकाला था
करंट के डायरेक्शन पे आप अपने राइट हैंड के सारे फिंगर्स को रोटेट कर दीजिए. द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट. राइट हैंड थंब रूल से. ओके, तो जो इस शेल का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो m1 मैग्नेटिक मूवमेंट बना रहा है और वो इनसाइड द पेज बना रहा है. अभी उसी शेल का जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन पे घूम रहा है. मतलब यहाँ पर करंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन पे है. ऐसे करंट कुछ इस डायरेक्शन पे है. तो मैग्नेटिक मोमेंट जो बन रहा होगा m2, वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, EVR/2 ही होगा. चार्ज है E, सेम शेल का है तो वेलोसिटी भी सेम है और रेडियस भी सेम है. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2. और ये किस डायरेक्शन पे है, राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए. ये मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द पेज. तो अभी देखिए कि अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तब क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम एंड डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट. यानी कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 0 है. नेट m जो है वो 0 है इस केस में. यानी कि दैट एटम इज नॉट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट. ठीक है, अगर एक चार्ज है और वो घूम रहा है तो इसका कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द पेज आएगा. तो क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसका, तो मैं बोलूँगा कि दिस रिवॉल्विंग चार्ज विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट. But in this case, both the electrons' magnetic moments get cancelled with each other. तो यहाँ पर कोई भी net magnetic moment नहीं है. यानी कि the atom will not behave like a magnet. लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग होता है जब आप एक एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हो इस एटम पे. ओके, तो देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप सिंपली रख देते हो ऐसे, सपोज ये है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल, आपने सिंपली रख दिया है. तो यहाँ पर जो हर एटम है, हर एटम का जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया. लेकिन अगर आप इस मटेरियल के अक्रॉस एक्सटर्नली कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हो तो सीन कुछ और बन जाता है. ये जो इंडिविजुअल एटम्स जो पहले 0 दे रहा था मैग्नेटिक मोमेंट, छोटे छोटे एटम्स, वो एटम्स भी अभी अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट देने लगता है. और क्यों देने लगता है वही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा. ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. अब देखिए जो एटम यहाँ पर है न्यूक्लियस और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, पहले इस डायरेक्शन पे जा रहा था और मुझे मिला था कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो है इनसाइड द पेज m1. अभी मान लीजिए इस एटम के अक्रॉस मैंने क्या अप्लाई किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इनसाइड द पेज. मान लीजिए ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया है. अब देखिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा जो कि है लॉरेंस फोर्स. और वो फोर्स कितना होता है, वो होता है F = Q × V × B. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ठीक है, जब भी एक Q चार्ज B मैग्नेटिक फील्ड से V स्पीड से मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है. तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें भी एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा, V × B के डायरेक्शन पे. तो यहाँ पर देखिए V है इस तरफ, B है इनसाइड द पेज. V × B करेंगे तो वो फोर्स इस डायरेक्शन पे आएगा. लेकिन क्योंकि यहाँ पर Q नेगेटिव है, यानी कि चार्ज ही नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसी वजह से फोर्स जो है उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, फोर्स इस तरफ लगेगा. यह है फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स Fp. और देखिए और एक फोर्स है यहाँ पर जो कि इस डायरेक्शन पे है. ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है.
तो अभी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दे रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस द मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, जो कि है mv²/r। ठीक है। अच्छा, पहले अगर आप देखेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स था, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब जो सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv²/r, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय ओनली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले। ठीक है। और अब जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम है। देखिए एफपी अमाउंट जो है वो कम हो चुका है। तो अभी देखिए क्योंकि यहाँ पर फोर्स कम हो चुका है, इस केस में फोर्स कम हो चुका है सेंट्रीपिटल, तो एम और आर तो सेम है, तो यानी कि वी भी कम हो चुका होगा पहले से। पहले इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से रोटेट कर रहा था, रिवॉल्व हो रहा था, अभी उससे कम स्पीड से रिवॉल्व हो रहा है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर जो v है वो v क्या हो गया है, कम हो गया है इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड। और मैग्नेटिक मोमेंट जो है m1, वो मैं बोलता हूँ कि EV/r/2 है। E सेम है, R सेम है, लेकिन v अभी कम हो चुका है, तो यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट भी कम हो चुका है इस इलेक्ट्रॉन का। और ये मैग्नेटिक मोमेंट था इनसाइड द पेज, और ये जो m1 है वो पहले के कंपेयर में कम हो चुका है। ओके, अभी देखते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसका न्यूक्लियस यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और वो कुछ इस डायरेक्शन पे घूम रहा है। अभी देखिए इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही इस डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन पे है, ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो अभी देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस fp, दोनों का सम जो है वो है फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv²/r। पहले सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mv²/r प्रोवाइड कर रहा था, अभी बढ़ गया है, तो यानी कि सेंट्रीपिटल बढ़ चुका है तो v भी बढ़ चुका होगा, क्योंकि m एंड r चेंज नहीं हो रहा। तो v बढ़ चुका है, इस इलेक्ट्रॉन का जो भी स्पीड था v, वो v बढ़ चुका है। तो v बढ़ चुका है तो m2 जो है मैग्नेटिक मोमेंट विच इज EV/r/2, क्योंकि v बढ़ चुका है तो मैं बोलूँगा कि m2 जो है वो भी बढ़ चुका है। यहाँ पर m2 इंक्रीज हो चुका है, और m2 किस डायरेक्शन पे था, आउटसाइड द पेज। तो अभी ये एक्सटर्नल फील्ड आने की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट देखिए जीरो नहीं है, क्योंकि m1 एंड m2 अभी इक्वल नहीं है। ठीक है। तो अभी कौन ज़्यादा है, m2 ज़्यादा है, क्योंकि m2 बढ़ चुका है, पहले इक्वल था अभी बढ़ चुका है, m1 कम हो चुका है, यानी कि m2, इन दोनों में m2 ज़्यादा है। तो जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो m2 के डायरेक्शन पे होगा, और m2 किस डायरेक्शन पे है, वो है आउटसाइड द पेज। ठीक है, विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो अभी ये एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, एक मैग्नेटिक मोमेंट बना रहा है, which is opposite to the direction of external magnetic field। इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये है डायमैग्नेटिक मटेरियल, और अगर मैं इस डायरेक्शन पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये है एक्सटर्नल, बी एक्सटर्नल, तो ये मटेरियल के हर एक एटम मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर हर एक एटम, स्मॉल स्मॉल एटम जो है इस डायरेक्शन पे ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ओवरऑल जो है वो मटेरियल के अंदर इस डायरेक्शन पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो ये है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो JM है ससेप्टिबिलिटी, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ कि अगर आप JM और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर JM, मुझे पता है कि JM नेगेटिव होता है, जो कि मैंने पहले पॉइंट पे ही डिस्कस किया था, और वो कुछ उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो से नीचे तो टेम्परेचर जाएगा नहीं, और ये टेम्परेचर जो है वो है केल्विन पे, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर इन केल्विन, तो ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखेगा, एंड इट इज कांस्टेंट एंड इट इज ए नेगेटिव वैल्यू, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में हमने इतना ही पढ़ा। एक और पॉइंट है जो कि मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि सपोज आपके पास ऐसा एक मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, ये जो नॉर्थ पोल है इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ में जा रहा होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी कि इस रीजन में, इस नॉर्थ एंड साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, यहाँ पर थोड़ा वीक होता है और यहाँ पर थोड़ा वीक होता है। जब दोनों मैग्नेट को मैं बहुत पास पास रखता हूँ तो यहाँ पर ये जो दो है ये बहुत ही क्लोज्ड है। ठीक है, और अगर दोनों मैग्नेट्स को मैं बहुत ही दूर रखता हूँ, ये जो है ये फार अवे है, तब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसा होता है दो मैग्नेट के बीच में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है बीच में, यहाँ पर फिर से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर फिर से वीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से बिहेव करता है दो मैग्नेट के बीच में। ओके, तो अभी देखिए इस रीजन में अगर मैं यहाँ पर दो मैग्नेट है पास पास रखा हुआ है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखता हूँ, और कैसा है, डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैंने रखा है। इसको आप एज ए लिक्विड या फिर एक पाउडर समझ सकते हैं। पाउडर डायमैग्नेटिक मटेरियल एक बाउल में ऐसे रखा गया है और दो मैग्नेट के ऊपर उसको ऐसे रखा है। तो अभी देखिए क्या है, क्योंकि इस रीजन पे वीकर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर फिर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी मुझे पता है कि इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी क्या होगा, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो यहाँ से थोड़ा सा मूव करके एक हिप बनेगा इस डायरेक्शन पे ऐसे, डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कुछ ऐसा हिप बनाएगा वीकर मैग्नेटिक फील्ड के साइड में। जैसे यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो सारा मटेरियल्स, यहाँ का जो मटेरियल्स था वो इस डायरेक्शन पे चला जाएगा और इस डायरेक्शन पे चला जाएगा। तो यहाँ पर कम से कम मटेरियल रहेगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो वो कुछ देखने में, ये हीप जो है कुछ देखने में ऐसा लगेगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इस केस में कुछ डायमैग्नेटिक मटेरियल को रख देता हूँ, पाउडर है। ठीक है, ऐसे मैंने रख दिया। तो अब क्या होगा, अब आपको देखने को मिलेगा कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हीट कुछ ऐसे प्रोड्यूस करेगा। जो भी पाउडर मैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अभी ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पे जो मटेरियल था वो इस साइड में शिफ्ट हो गया, यहाँ पर जो मटेरियल था वो इस साइड में शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हुआ है, क्योंकि इस जोन पे मेरा वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मेरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर भी मेरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर फील्ड टू द डायरेक्शन ऑफ
वीकर फील्ड। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल।